हेलो स्टूडेंट्स, आज मैं खड़ा हूँ ब्लैक बुक के ऑथर के साथ, पंकज जोशी सर के साथ। और आज हम एक बहुत बड़ा चैलेंज करने वाले हैं जिसमें सर आपने कितने क्वेश्चंस प्रिपेयर किए? ऑल टुगेदर निशांत ये 6 सवाल हैं। 6 सवाल है। 6 सवाल का चैलेंज है। इनमें से देखते हैं मैं कितने कर पाता हूँ। मुझे थोड़ा जज कम करना, मैं भी आपकी तरह एक स्टूडेंट हूँ जो मैथ्स को पसंद करता है, चीज़ें ट्राई करना चाहता है। इस चैलेंज के थ्रू मुझे एंजॉय भी होगा और सीखने को भी मिलेगा। और मुझे लगता है मेरे जैसे उस साइड पे भी बहुत सारे बच्चे होंगे जो इस चैलेंज को एंजॉय करेंगे और बहुत सारी चीज़ें पीजे सर से सीखेंगे। तो शुरू करें सर? हाँ सर, एक किस तरह के बस क्वेश्चन? मैं थोड़ा सा बता दूं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, जो टॉप 50 के बच्चे हैं उनको भी एग्जामिनेशन कंडीशन के अंदर करने में समस्या आ सकती है। तो ये क्वेश्चन मैं इनको डिफ़िकल्ट लेवल पर या मॉडरेट टू डिफ़िकल्ट के बीच में ही रखूँगा। ठीक है, ये यहाँ से शुरू करें। पहला क्वेश्चन हाँ इसमें ये सॉल्व करनी है हाँ, ये सॉल्व करनी है और ये टाइम्ड है। हाँ, टाइम्ड है, सारे क्वेश्चन टाइम्ड है। ठीक है, इसमें ऐसा कर दे रहे सर कि 2 मिनट सोचने के लिए, एज एन 2 मिनट के अंदर या तो स्किप करूंगा या स्टार्ट करूंगा, और 5 मिनट में तकरीबन क्वेश्चन करना है। ऐसा एक नियम बना देते हैं और मज़ा आएगा। चलो ठीक है, चालू है टाइम। ये तो स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर करना चाहिए। तो 5 माइनस एक्स इक्वल टू एक्स की पावर 5 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस 25, which becomes x की पावर 4 माइनस 10 एक्स स्क्वायर प्लस x प्लस 20। ओके, पाई क्वाड्रेटिक बन गई 1 10 1 0 10 1 20 माइनस 10। कैसे होएगा? कुछ नहीं कट रहा। 5 माइनस दोनों साइड 5 माइनस है। 5 माइनस एक्स स्क्वायर और 5 माइनस एक्स रूट एक्स की वैल्यू इधर 5 और इधर, क्या पता इसकी कोई सॉल्यूशन ना, ऐसा तो ना हो। देखो एक बार 5, इसकी रेंज सोचें अगर, पर एक्स तो कुछ भी हो सकता है। नहीं ना, ऐसा नहीं है। 5 माइनस एक्स स्क्वायर इज ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, एक्स इज लेस देन और इक्वल टू रूट 5 और ग्रेटर और इक्वल टू माइनस रूट 5। पहली कंडीशन। दूसरी बात, एक्स इज लेस देन, चलो वो तो हो ही जाएगा, तो इस रेंज में है एक्स। इसमें तो सेटिस्फाई हो भी सकता है, ऐसी बात नहीं है, हो सकता है ना। इधर तो कोई दिक्कत नहीं है, इधर भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, बात का फ़ायदा नहीं हो रहा। एक बार ग्राफ बना के भी देख लेता हूँ। 2 मिनट हो गए सर, तो आई गिव अप, क्योंकि नहीं समझ आया मुझे तरीका। भाई पहला क्वेश्चन तो नहीं हुआ, सर बताएंगे? इसके अंदर जो जनरली हम लोग स्क्वायर रूट दे के स्क्वायरिंग करने का सोचते हैं ना, तो उसके अंदर इस तरह के बहुत बड़े बड़े बाइक्वाड्रेटिक और इससे भी बड़े डिग्री के इक्वेशन बन सकते हैं। तो अगर तुमको लगता है कि स्क्वायरिंग करने के बाद में ऐसा बाइक्वाड्रेटिक बन गया जो सॉल्वेबल ही नहीं है आगे, तो थोड़ा सा हमको थोड़ा इसको एकदम फ्रेश माइंड से सोचना चाहिए। अब देखो क्वेश्चन ये है, जैसे आपने बाइक्वाड्रेटिक करके देख लिया, आपसे नहीं बना। जब मैं इस क्वेश्चन को कई बार क्लास के अंदर लेता हूं तो मैं बोलता हूं कि देखो, कोपरनिकस से पहले जो साइंस थी उसमें ये मानते थे ना कि अर्थ के चारों तरफ सारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं, और कोपरनिकस ने कहा कि ऐसा नहीं है, सन के चारों तरफ हमारे प्लैनेट्स चक्कर लगाते हैं। तो हम थोड़ा एक्स पर फोकस हटा दें, ज़्यादा फोकस एक्स पर नहीं रखें। अगर मैं इसको सिंपली यही रीड कर लेता हूँ कि ये कोई ए है, लेट्स से दिस इज ए, है ना, इसको मैं ए मान लेता हूँ कि मेरे को ऐसा दिया हुआ है। ठीक है, थोड़े समय के लिए मैंने इसको ए मान लिया। तो कोई ना कोई, तुम जब यहां पर एक्स तलाश कर रहे थे तो कोई ना कोई रियल एक्स है ऐसा जिसके लिए ये होल्ड करता है।
तो इसका मतलब ये हुआ कि इस इक्वेशन को अगर मैं अब देखो, अगर मैं अब यहां पर स्क्वायरिंग करता हूं तो मेरे पास में क्या आता है, ये आता है। तो मैं मान के चल रहे हो ना कि भाई इसमें a को अगर मैं 5 रखता हूं तो देयर आर सम रियल वैल्यूज ऑफ x अवेलेबल। इसी चीज को मैं अगर मैं यूं सोचूं कि मैं इसको a के अंदर क्वाड्रेटिक ट्रीट करता हूं तो इट इज a स्क्वायर्ड एंड माइनस ऑफ 2x squared plus 1 time a and rest of the x values, x की पावर 4 plus x is equals to 0। मैं इसको यूं ट्रीट कर रहा हूं, आई एम ट्रीटिंग दिस एज ए क्वाड्रेटिक इन a। अब मैं अगर इसके रूट्स निकाल लूं फॉर्मूला लगा के रूट्स निकाले मैंने अपॉन ट्वाइस ऑफ ए, तो दिस बिकम्स 4x की पावर 4 कैंसिल हुआ, इट इज 4x स्क्वायर्ड माइनस 4x प्लस 1, ये परफेक्ट स्क्वायर आ गया आपका। सो नाउ इट इज 2x स्क्वायर्ड प्लस 1 एंड प्लस माइनस 2x माइनस 1, है ना। अब तुम प्लस लेके एक x में क्वाड्रेटिक बनाओ, अब अपना a का काम हो गया। नाउ पुट दिस इज 10। अब आपके पास में दो क्वाड्रेटिक मिलेंगी, दोनों को सॉल्व करोगे आपके पास x की 4 वैल्यूज आएंगी। बट हमें ये ध्यान रखना है कि आपके पास स्क्वायर रूट ऑफ 5 माइनस x है, इट इज ऑलवेज ग्रेटर और इक्वल 0। तो मुझे, जैसे निशांत ने भी सॉल्व किया था, मुझे x की वैल्यूज वही लेनी है जो इसको ग्रेटर और इक्वल 0 रखे। तो उन 4 में से 2 रिजेक्ट हो जाती हैं और 2 सेलेक्ट होती हैं। ये तो सर उल्टा घुमा के क्वेश्चन हुआ ना, यहाँ से शुरू हुआ, पीछे से करना था। नाइस, गुड वन भाई, बहुत अच्छा क्वेश्चन था, नई चीज़ की हटके सीखने को मिली कुछ। मतलब अलजेब्रिकली हमने इस चीज़ को एक्सप्लॉइट किया हमने, इस बात को, जबकि ए वेरिएबल भी नहीं है, बट हमने इस अलजेब्रिक कैलकुलेशन को एक तरह से क्वाड्रेटिक फार्मूला वगैरह उसको यूज़ करके ऐसे करके। नाइस, बहुत बढ़िया। ये लिमिट का क्वेश्चन है, चालू कर देता हूँ। 1/1 ऐसे चलेंगे सारे, और नीचे ln है, नीचे भी, नीचे इन्फिनिटी को जा रहा है क्या, ऊपर भी इन्फिनिटी को जा रहा है, आई डोंट नो। अच्छा ये सर पीजे मतलब ये आपने बनाया क्वेश्चन? हाँ, ये क्वेश्चन मैंने ही फ्रेम किया था। नाइस। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि ये शायद इन्फिनिटी या 0 ये लिमिट, क्या ऐसा है सर? चलो ये हिंट तो दे दो। नहीं, ऐसा नहीं, हाँ ओके। वन बाय 1 प्लस 1/2 1/3, एक बार ऐसे लिख के देख लेता हूँ क्योंकि इसके बाद मैं गिव अप कर दूंगा। 1/k, k की वैल्यू 1 से लेके n, और नीचे आ गया ln n, और लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। ln को अंदर ले जाता हूँ, तो समेशन ऑफ ln n, ओ 1/ln n 1/k, और ये आ गया n इक्वल टू k इक्वल टू 1 से लेके n, लिमिट n टेंडिंग टू इन्फिनिटी। इसमें कुछ ऐसा होता था ना, r/n और 1/n, ऐसा कुछ है क्या? n की जगह यहाँ क्या होना चाहिए था, r यहाँ k है बेसिकली, ओके। तो k/n और 1/n होना चाहिए, पर वो भी नहीं है यहाँ पे। नहीं, k/n 1, अच्छा 1/n,
तो अगर मैं ज़बरदस्ती 1/n लिख दूँ मान लो, तो ये n/k बन गया, विच मीन्स दिस इज, इसको अगर हम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करें दिस इज 1/, अच्छा ln n को क्या लिखूँगा, ln n/k होना है, k/n होना चाहिए ना, n/k 247 पे आई गिव अप। हाँ जी ये बताओ भाई। ये भी अच्छा सवाल है। जैसे मैंने कहा है कि बच्चों ये सारे अच्छे क्वेश्चंस हैं, तो अब यहाँ तक ठीक है, इसने कोशिश करी कि 1/k, बट डेफिनेट इंटीग्रल का कोई पैटर्न बन नहीं रहा है। जो देखो डेफिनेट इंटीग्रल जानते हैं ना, वो तो इसको यूं इस तरह से सोचते हैं कि भाई ये 1/k और k 1 to n पे सिग्मा लगाया और नीचे ln, जैसे आपने कोशिश करी वो, बट वो k/n 1/n फंक्शन बन ही नहीं रहा था। तो डेफिनेट इंटीग्रल से एज सच डायरेक्टली शायद ना बने। इस थॉट के ऊपर ना IIT JEE पूछ चुका है क्वेश्चन। अब थोड़ा सा अगर आप इसको ग्राफिकली सोचो ना कि ये जो चीज़ है, मैं आपको 1/x का ग्राफ प्लॉट कर रहा हूँ और मैं इस सिग्मा को समझने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये सिग्मा क्या है। ये मैंने y = 1/x का ग्राफ प्लॉट किया है, ठीक है ना। ये सिग्मा इट इज़ 1 + 1/2 इन 1/3। तो जैसे मैं x को 1 यहाँ मार्क करता हूँ, ये इस तरह से मैंने मार्किंग कर दी 1 2 3 पे, इक्वल विड्थ पे ये मार्किंग करी। नाउ दिस इज n एंड n+1, ओके। अब समहाउ क्योंकि मैं इसको डेफिनेट इंटीग्रल की हेल्प से बना नहीं पा रहा हूं ना, तो मैं इसको सैंडविच करने की कोशिश कर रहा हूं कि यार ये जो एक्सप्रेशन है, ये बस ये एक्सप्रेशन, ये दो एक्सप्रेशन के बीच में सैंडविच किया जा सकता है क्या। जैसे एक तो ये नजर आया कि दिस इज, अगर मैं इसको यूं अज्यूम करूं, लाइक इफ आई से कि भाई मैं 1 + 1/2 को, 1 इज से द एरिया ऑफ दिस रेक्टेंगल, ठीक है ना, क्योंकि ये आपका 1/x पे लाई कर रहे हैं तो x = 1 पर ये 1 हुआ। तो इस रेक्टेंगल का एरिया आप 1 ले सकते हो। एंड सिमिलरली 1/2 इज दी, अब ये 2 है तो ये 1/2 हुआ ना, तो 1/2 इज द एरिया ऑफ दिस सेकंड रेड रेक्टेंगल 1/2। तो समेशन इस इंटीग्रल से बड़ा आएगा। हाँ, सिग्मा इस किससे बड़ा होगा, सिग्मा विल बी ग्रेटर देन इंटीग्रल 0 to 0 से क्यों ले हम 1 पे चले जाते हैं, इट विल बी 1 to n। मैं यहां से लेकर यहां तक को इंटीग्रेट करूं तो एरिया ऑफ दिस कर्व जो आएगा ये पूरा नीचे वाला, 1 मेरे ख्याल n+1 आना चाहिए, बिकॉज वी विल टेक दिस वाला, तो यहाँ n+1 शायद नहीं n आएगा। ये n ही हुआ ना। मैं जो लास्ट है 1/n, मैं 1/n आपका ये वैल्यू हुआ ना, 1/n इज दिस वैल्यू। तो ये हाइट तो आपके पास में ये रहा ना, हाँ जी हाँ जी 1/n, और विड्थ तो आपने 1 ले ही रखा है। हाँ जी। तो 1/n विल बी द एरिया ऑफ दिस लास्ट रेक्टेंगल। तो इन सारे जो रेक्टेंगल, कुछ पोर्शन आप देख रहे हो ना कर्व के बाहर चला गया, तो इन सभी रेक्टेंगल के एरिया को जो सम होगा दैट विल बी ग्रेटर देन द एरिया बाउंडेड बाय y = 1/x फ्रॉम 1 to n। इससे तो बड़ा होगा ना, 1 to n 1/x dx, ठीक है। अब मुझे बस इसका अपर बाउंड सोचना है। मैंने कुछ नहीं किया, मैंने कहा कि देखो इसके अंदर अगर मैं ये वाला जो रेक्टेंगल ऐड कर देता हूँ, ये वाला रेक्टेंगल, इसका एरिया आपके पास में 1 है, ठीक है, 1, और फिर बाकी 1 to n ले लिया, इंटीग्रल 1 to n 1/x dx। पहला वाला पार्ट समझ में आ गया। अब ये जो येलो वाला पार्ट है ये क्या चीज़ है, देखो अब मैं ये बता रहा हूँ कि जो येलो वाला पार्ट है इन रेड रेक्टेंगल के एरिया के सम से भी बड़ा है। इसके लिए देखो आप कहोगे कि भाई इसके अंदर ये वाला पार्ट ऐड हुआ, येलो वाला पार्ट समझ नहीं आया एक बार कि ये कैसे होगा। ये जो येलो वाला रेक्टेंगल है ना, हाँ जी, अगर मैं इसके अंदर मैं इस रेक्टेंगल के एरिया को ऐड कर दूं, मतलब ये तो 1 है, ये तो ये 1 हो गया। 1 + 1 से लेकर n तक
मैं इस कर्व को इंटीग्रेट कर रहा हूँ, 1 से लेकर n तक इस कर्व का एरिया निकाल रहा हूँ, ठीक है ना। अब ये वाला जो पार्ट हुआ 1 प्लस दिस, ये अगर आप थोड़ा सा देखो तो ये वाला पार्ट ये हुआ, ये एंड देन दिस एंटायर पार्ट, ये वाला पार्ट पूरा, ये यहाँ तक। सर हम ये कैसे कह सकते हैं कि ये हाँ बताता हूँ, समझ गया मैं, ये वाली बात समझ गया कि ये क्या फिर ये इंटीग्रल का मीनिंग ये है। ये समझ गए है ना। अब बात ये आती है कि मुझे ये दिखाना है, तुम ये तो मानते हो ना कि इससे तो बड़ा होगा, 1 to n से 1 + 1 to n 1/x dx, इससे तो बड़ा ही होगा क्योंकि 1 आपने ऐड किया, जाहिर सी बात है। अब मुझे यही तो शो करना है कि इससे भी बड़ा है ना। अब 1/k का सिग्मा क्या था, ये जो मैंने रेड रेक्टेंगल बाहर दिखाए, ये रेड और फिर वो व्हाइट वाला, ये इन रेक्टेंगल के एरिया का सम था। अब आप देखो कि ये वाला पोर्शन जो है, ये वाला एक्स्ट्रा पोर्शन यही तो आया ना, ये वाला पोर्शन आया। अब मैं कहूँ कि मैं ये इसको यहाँ तक ज्वाइन कर रहा हूँ, आप मानते हो ना कि ये जो एरिया बना है जो आपने ऐड किया, अभी तो पूरा ऐड किया, पार्ट में दिखा रहा हूँ, ये जो आपने एरिया ऐड किया है ये इस वाले से तो बड़ा है, इस रेड वाले से बड़ा है, क्योंकि अगर मैं इसको पूरा कंप्लीट करता तो ये इसके बराबर आता है। ओके यस, इससे तो नीचे वाला, मैं समझ गया, ये नीचे वर्टिकली, एग्जैक्टली वर्टिकली कॉरेस्पॉन्डेंस के अंदर बड़े आते जाएंगे। यानी कि मैं एक बार इसको ड्रॉ करूँ अगर, हाँ, तो बेसिकली अब ये वाला जो आएगा इसमें इतना ही तो पोर्शन ले रहे हैं हम, और यहाँ पे पूरा ले रहे हैं। ओके ठीक है ना। तो ये दैट वाज द क्रूशियल स्टेप जो अगर समझ में आ जाए तो। अब हुआ क्या कि अगर आप इसको 1/x को इंटीग्रेट करते हो, ln x n और 1 के बीच में करते हो तो इट बिकम्स ln n, हाँ जी, है ना, 1 to n 1/k, और ये आपका 1 + ln n हो जाएगा। तो इसका मतलब आपने इस एक्सप्रेशन को दो फंक्शन के बीच में सैंडविच कर दिया, है ना, सैंडविच थ्योरम से। अब अगर मैं ln n से डिवाइड कर दूं, ln n से डिवाइड कर देता हूं थ्रू आउट इनइक्वालिटी के अंदर, ln n से डिवाइड कर दिया और लिमिट n अप्रोचेस इन्फिनिटी ले लेता हूं, तो इसके भी लिमिट 1 और इसके भी लिमिट 1, देयरफॉर सैंडविच फंक्शन की लिमिट 1 आती है। ठीक है, इसके अलावा कोई और वे है सर ऐसे? इसके अलावा मतलब यही मुझे लगता है स्टैंडर्ड तरीका है, क्योंकि इसके ऊपर अगर आप प्रीवियस 2012 के अंदर शायद सवाल आया था, जितना मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। इट माइट भी इधर उधर हो जाए ईयर, बट ऐसा क्वेश्चन IIT JEE ऑलरेडी पूछ चुका है। वेरी गुड क्वेश्चन। यार ये बताना मुझे कमेंट्स में, इस चीज़ से आपको सीखने को मिला कुछ? भाई तुम लोगों को मिला? कौन सुन रहा था यहाँ पे? क्या व्हाट इज़ न्यू? तो टॉप 50 का मैंने कहा ना, टॉप 50 के अंदर भी एग्जामिनेशन कंडीशन के अंदर ऐसा सोचना मजाक नहीं। अगर सोच पाता तो IIT BCS। बहुत बढ़िया क्वेश्चन था सर, मज़ा आ गया। देखो भाई, दो ही चीज़ें हैं, या तो विन है, एनीवे हाँ मैं कह रहा था कि या तो मैं विन करता यहाँ पे, या मैंने यार सीखा सर से, तो बहुत बढ़िया। नेक्स्ट करते हैं। ओके, ये सर आप समझा दोगे जरा एक बार क्वेश्चन का? क्वेश्चन क्या है कि x एंड y दोनों है ना -π/4 से π/4 के बीच में, और आपको कोई रियल a दिया हुआ है और जिसके लिए ये दो रिलेशन ट्रू है, x³ + sin x - 2 = 0 एंड 4y³ + sin y cos y + a = 0। तो आपको इस एक्सप्रेशन का वैल्यू निकालना है। x और y ये दो एक तरह से आर्ग्यूमेंट है, a एक रियल नंबर है, a एक रियल नंबर है, और सच दैट एक क्यूबिक दे रखी है, इसको बचा लो, एक क्यूबिक दे रखी है और एक और क्यूबिक दे रखी है। इस क्यूबिक में क्या है, यानी इसके अंदर y भी है, क्यूबिक है ही नहीं है। ओ भाई, ये एक तरह से मिक्स फंक्शन टाइप है कि साइन भी है, कॉस भी है और फिर अलजेब्रिक भी है। वाह, इसको सॉल्व करेंगे और फिर हमें cos x + 2y चाहिए। ये सर IRP क्या है? हाँ, ये इंटेंसिव, हमारे यहाँ पर इंटेंसिव रिवीजन प्रोग्राम होता है, उसका क्वेश्चन वाइब्रेंट में, वाइब्रेंट के अंदर। x³ + sin x - 2a = 0 और 4y³ + sin y cos y + a = 0। इनके इसके सॉल्यूशन आएंगे, कुछ आएंगे x और इसके आएंगे y और cos x + 2y, ऐसे
ये तो स्टैंडर्ड तरीका है, पर इसमें मुझे लग रहा है कोई है क्या। cos x प्लस 2y के लिए मुझे cos x cos y और sin x sin y ये चाहिए। पर cos क्यों निकालूं, मैं sin भी तो निकाल सकता हूँ, जिसमें sin cos cos sin, sin x cos y cos x sin y, वो तो और बेकार लग रहा है। अच्छा अच्छा अच्छा, और इनकी रेंज दे रखी है, इस रेंज का कैसे यूज़ करें। रेंज रेंज है ए है, इतने में तो क्वेश्चन पढ़ने में समझने में मुझे 2 मिनट हो गए। अरे सर 30 सेकंड और लूँगा सोचने के लिए, फिर गिव अप करूँगा। 1 मिनट और ले लो। 1 मिनट और ले ले। सर पता क्या करते हैं, मैं एक बात बताना चाहता हूँ सबको। सर कहते हैं, मैं सर को कहता हूँ हिंट दे दो, सर हिंट दे रहे थे, फिर मैं कहता हूँ सर अब तो मैं कह दूँगा, कहते हिंट के बाद भी नहीं कर पाएगा तो सर के क्वेश्चन वैसे होते हैं भाई। सही है भाई। साइन कॉस ए बी रियल नंबर का क्या करूँ मैं, मुझे ऐसा लग रहा है, लेकिन ये क्वाड्रेटिक भी तो नहीं है, लेकिन ये एक बड़ी सिंपल क्यूबिक है। ओके अच्छा, कुछ तो हो सकता है। सोच, एक मेरे को एक क्लू मिला है, मैं उसको करना चाहता हूँ ट्राई। क्या कहने लगा था मैं कि हाँ, मुझे ये क्यूबिक है, इसमें रेंज से कुछ होएगा शायद। एक्स क्यूब माइनस 2a, या उल्टा कर देते हैं, 2a माइनस एक्स क्यूब इज इक्वल टू साइन एक्स। इस बात से अब x की मुझे रेंज पता है, तो मुझे sin x की भी रेंज पता है कि ये साइड जो है LHS ये बिलोंग्स टू माइनस 1/√2 कॉमा 1/√2। हाँ ठीक है, और RH, लेकिन a का भी मैं क्या करूँ। अच्छा, दोनों को माइनस करने के लिए यूज़ कर सकता हूँ। ठीक है सर, नहीं हो रहा, हमसे नहीं हो पाएगा। ये इसके अंदर जो मेन बात थी ना कि मुझे ये पता है कि ये ए को एलिमिनेट करवाना चाह रहा है, आपको ये x प्लस 2y पे सीधा लेके जाना चाह रहा है, तो हम भी यही काम करते हैं कि यहाँ से बस ये देखिए बच्चों को, इसका मैं यार यहाँ से मैं ना a को एलिमिनेट कर देता हूँ। जैसे आप देख रहे हो कि फर्स्ट एक्सप्रेशन के अंदर 2a मुझे एक्स क्यूब प्लस साइन एक्स दिया हुआ है, और सेकेंड एक्सप्रेशन के अंदर जो 2a है इट इज माइनस 8y क्यूब प्लस 2 साइन y कॉस y, दैट इज साइन ऑफ 2y दिया हुआ है। तो मैंने माइनस, हाँ माइनस, बिल्कुल ठीक है, मैं इस माइनस को अंदर ही एडजस्ट करना चाह रहा था। एनीवे सर तो क्वेश्चन बनाते हो तो माइनस कर दे प्लस कर दे, फिर क्वेश्चन चेंज कर दो। ये है। अब थोड़ा सा अगर आप ऑब्जर्व करो ना, ये दिया क्या हुआ है, देखो ये ऐसा लिखा हुआ है, इट इज माइनस 2y क्यूब प्लस साइन ऑफ माइनस 2y। ओके, नाउ दिस इज द फंक्शन। ओके, एफ ऑफ एक्स इज इक्वल टू एफ ऑफ माइनस 2y। एग्जैक्टली, और तुम एक बात और ऑब्जर्व करो कि एफ डैश एक्स आपका 3x स्क्वायर्ड प्लस कॉस एक्स है, तो इस रीजन के अंदर ये हमेशा पॉजिटिव है, और एफ डैश एक्स पॉजिटिव होने का मतलब हो गया कि आपका एफ ऑफ एक्स एक इंक्रीजिंग फंक्शन है। तो इंक्रीजिंग फंक्शन है, और यहां पर तुमको क्या दिया कि एफ ऑफ एक्स कम्स आउट एफ ऑफ माइनस, तो ये इक्वल होंगे, देयरफॉर एक्स प्लस 2y इज इक्वल्स टू 0। इंक्रीजिंग है 1 1 हो गया, और इसलिए हाँ 1 1 होके, हाँ तो x प्लस 2y इक्वल्स टू 0। सो दिस इज, मैं सच बताना किस से हुआ था, मेरे पे हंसने से पहले देखना कि खुद से हुआ कि नहीं। ठीक है, एनीवे लेट्स डू नेक्स्ट। अच्छा क्वेश्चन था, मजा।
मैं सर वैसे इसमें इस पॉइंट पे को यूज़ करके एक मैसेज देना चाहता हूँ बच्चों को। मैं सर जब अपने जेई प्रेप में क्वेश्चन करता था तब भी मैं कंटिन्यूसली ऐसे ही चैलेंज फील करता था, पर आई नेवर मेड इट अबाउट माई ईगो, बट मोर अबाउट कि यार चलो यहाँ से भी कुछ सीखो। रोज़ मैं सुबह उठता था, 6 घंटे मैथ पढ़ता था और 6 घंटे ह्यूमिलिएट होता था, मगर मैं अगले दिन भी पढ़ता था क्योंकि मुझे लगता था कितनी बढ़िया चीज़ है। एज ए टीचर भी निशांत, हम लोग जब शुरू किया था हमने, और यहाँ पर जिन बच्चों को पढ़ाने का मौका मिला कोटा के अंदर, वो बच्चे इतने चैलेंज थ्रो करते थे कि हमको अपार्ट फ्रॉम द टीचिंग बहुत टाइम पढ़ना पड़ता था, और हम उसी से ग्रो किए, बच्चों से ही हम लोग ग्रो किए। और बच्चा मान लो एक क्वेश्चन ले आया, उसको नहीं आता, तो उसको बताना एक रिस्पॉन्सिबिलिटी बन जाती है टीचर की, तो हम लोग इस पर घंटों घंटों लगे रहते थे। फिर धीरे धीरे रूटीन में आ गया। ये मुझे लग रहा है हो जाएगा। एक बार सर आप समझा दो बच्चों के लिए। क्वेश्चन बच्चों ये है कि एक फंक्शन दिया हुआ है और आपको ये बोला है कि एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स होंगे। ऐसी मुझे सी की वैल्यूज बतानी है, ऐसी सी की वैल्यू बतानी है फॉर विच एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 हैज 3 रियल एंड डिस्टिंक्ट रूट्स। इससे एक बात तो मेरे को ये लग रही है कि ये क्वाड्रेटिक है और क्वाड्रेटिक उसी फंक्शन में उसी को डाल दिया, उसी एक्सप्रेशन को, तो क्वाड्रेटिक ये बाई क्वाड्रेटिक बन जाएगी। अच्छा, फिर मैं एक बार लिख लेता हूँ उसको, तो वो बनेगी x की पावर 2 प्लस 6x प्लस सी का होल स्क्वायर प्लस 6 टाइम्स x की पावर 2। ओके, टाइमर चालू हो रहा है जी। ठीक है भाई, 1 मिनट हो गया मान लेते हैं। प्लस 6 टाइम्स x की पावर 2 प्लस 6x प्लस सी इज इक्वल टू 0। इस चीज़ में कह रहे हैं कि 3 रियल रूट होने चाहिए, तो 3 तो पहली बात तो बाई क्वाड्रेटिक 4 होने चाहिए थे, 3 नहीं हो सकते, 4 होंगे या 2 होंगे, तो यानी एक रिपीटेड होगा। अब रिपीट होगा, ओके, तो बेसिकली ये सॉल्व पता है कैसे होगी। ये एक तरह से y है, जब मैं y को सॉल्व करूँगा मुझे y इक्वल टू k मिलेगा, उससे मुझे ये इक्वेशन में कांस्टेंट टर्म आ जाएगा c माइनस के, और फिर वो क्वाड्रेटिक ऐसी 2 मिलेंगी मुझे क्योंकि k की 2 वैल्यू है। फिर उन क्वाड्रेटिक के रूट जो होंगे वो 4 आने चाहिए, मगर एक का रूट रिपीटेड होगा। कहानी तो ये है। यहाँ तक सही हो सर मैं? हाँ ठीक है। ठीक है, अगर थोड़ा इसी चीज़ को जो आपने कहा ना, इसी चीज़ को अगर आप ग्राफिकली विजुलाइज कर सकते हो तो क्वेश्चन बहुत इजीली हो जाएगा। ओके, चलो इस चीज़ को सर ने हिंट दे दिया, इस बार लगता है हिंट के बाद हो जाएगा। एक मिनट, हाँ, ग्राफिकली विजुलाइज करेंगे एक्स स्क्वायर प्लस 6x प्लस सी। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 6x का जो ग्राफ बनेगा वो बनेगा ये, और ये हो गया -6, ये हमारा ग्राफ हो गया, और अब इसमें प्लस सी, ऐसे एक टचिंग ग्राफ बनाया मान लो मैंने। और अब मैं क्या करूँ इसका, इस चीज़ का, अब मैं इस चीज़ का क्या करूँ? इसके रिपीट रूट्स आ गए। अगर पहली बात तो मुझे लगता है y जो है ना, ये 2 वैल्यू आनी ही चाहिए यहाँ पर, क्योंकि अगर यहाँ एक वैल्यू आई तो फिर 2 ही आंसर है, 2 ही रूट्स आएंगे। तो तुम इसका fx का ग्राफ प्लॉट करो। fx का ग्राफ तो यही है ना सर, ये नहीं? अब इस पे सोचो, इस पे सोचूं। ओके, एक बार मैं क्वेश्चन दोबारा पढ़ लेता हूँ, शायद मैं मिस कर रहा हूँ कुछ। ये फंक्शन है c इज सम रियल नंबर फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ c। अब ये फंक्शन c की वैल्यू निकालनी है, हैज़ एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स। यहाँ पे रिपीट रूट्स इस पे होंगे, इस पे होंगे 2, लेकिन ये तो सिंगल है, मैं 4 वाला कैसे सोचूं? एफ ऑफ एफ एक्स कैसे सोचूं? fx के ग्राफ से ना, f ऑफ x इक्वल्स टू 0 के रूट से f ऑफ fx इक्वल्स टू 0 के रूट पर कैसे जाया जाता है? अच्छा, ओके, ये एक हिंट है कि एफ एक्स इक्वल टू 0 के रूट से एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू रूट्स के
ओके के जीरो सोचो, इसके रूट सोचो, ये कैसे सोचें? ये कैसे सोचें? ओके, ये हिंट है। इसके रूट से इसको कैसे सोचें? इसके रूट से ऐसे सोचेंगे कि अगर इसके रूट अल्फ़ा और मैं तो यहाँ जा रहा हूँ, मुझे लगा यही तो मैं वहाँ कर रहा था कि फिर तो यही एफ एक्स इक्वल टू रूट वन मतलब अल्फ़ा और एफ एक्स इक्वल टू बीटा ऐसे करके, पर ये अलजेब्रिक है शायद ना, ये ग्राफ का वे शायद ये नहीं होगा, कोई हैक होगा यहाँ पे। एफ ऑफ और क्या, इसको और दूसरे उल्टे वे में सोचते हैं, अगर एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल टू ज़ीरो, एफ ऑफ एफ एक्स इसके ज़ीरो इससे कैसे निकलेंगे? अच्छा, एक चीज़ पहले ये समझने की चीज़ है कि सी के बारे में कुछ डायरेक्ट, सी रियल नंबर है, पॉजिटिव नेगेटिव ना। अच्छा, पर सी की तो वैल्यू बतानी मुझे किस केस में। चलो एक केस ले लेते हैं, सी को एक बार मैं पॉजिटिव मान के चलता हूँ। अगर सी पॉजिटिव हुआ तो ये बात पक्की है कि दोनों रूट नेगेटिव होंगे। ओके, अगर दोनों रूट नेगेटिव होंगे एक ज़ीरो होगा, ये होगा अगर सी ग्रेटर देन इक्वल टू ज़ीरो होगा। ठीक है, अब और अगर एक वैल्यू है सी की खास वैल्यू है जो विच इज़ 9, उस पे दो आएंगे। इसमें रेंज बतानी है क्या? हाँ, सी की वैल्यू जो भी आती है, रेंज आती है, वैल्यू आती है। ठीक है, सी 9 से बड़ा नहीं हो सकता किसी भी हाल में, सी 9 भी नहीं हो सकता, क्योंकि अगर सी 9 हुआ तो एक ही रूट आएगा फिर तो नहीं, सी 9 नहीं हो सकता मेरे ख्याल से, लेस देन 9 होना चाहिए और ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। ग्रेटर देन 0 अज्यूम कर रखा है, ठीक है। अब सी ग्रेटर देन 0 रहेगा और 9 से छोटा रहेगा, तो क्या होगा? तो हमने क्या कंडीशन लगा दी कि भाई इसके दो रूट्स होने चाहिए, दो डिस्टिंक्ट रूट्स होने चाहिए और दोनों नेगेटिव होने चाहिए, ये है। यानी इसके एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव होनी चाहिए, एफ एक्स की वैल्यू नेगेटिव नहीं समझ पा रहा, गिव अप। अलजेब्रिक चीज़ ट्राई कर देते हैं, क्या पता 6 केस बना के एक बार जो मैं एक बार इस पे सोचना चाहता हूँ, क्या पता यहाँ से कुछ मुझे आ जाए क्लू, पर यहाँ पे भी क्या ही आ जाएगा, नहीं आएगा क्योंकि सी है ना यहाँ पे। पर नहीं, रुको ना, आप बता दो सर। जो जैसे ये और ये सर थ्योरी भी बताना प्लीज़, ये जो एफ एक्स के रूट से। हाँ, ये मैंने क्लास में बताया था। मैंने आपको याद है, मैंने आपको बताया था कि एक बच्चे ने बड़ी जल्दी से आंसर कर दिया। वो एफ एक्स के ऊपर ही सवाल था। जो आपने वो भी क्वेश्चन आपने बनाया था ना? हाँ हाँ, जैसे ये मुझे दिया हुआ ना, एफ ऑफ एक्स दिया है, ये दिया हुआ है, ठीक है ना। इससे एफ एक्स इक्वल्स टू 0 से एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 की बात की कैसे जाती है? हम लोग एफ एक्स का ग्राफ प्लॉट करते हैं, लेट्स से दिस इज द ग्राफ, है ना, इर्रिस्पेक्टिव ऑफ द वैल्यू ऑफ सी। मैंने कहा कि देखो, ये पॉइंट आपका अल्फा है और ये पॉइंट आपका बीटा है, ओके। तो एफ ऑफ अल्फा इज 0 एंड एफ ऑफ बीटा इज 0। पहले तो मैं आपको थोड़ा सा थ्योरी बता देता हूं कि एफ ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के रूट्स पर हम कैसे जाते हैं। अब आप मानते हो ना कि जिस भी एक्स पर ये अल्फा बना, जिस भी एक्स पर ये अल्फा बना, तो एफ ऑफ एफ एक्स 0 हो जाएगा।
सही बात है ना? fx इक्वल टू अल्फा हुआ, एग्जैक्टली एफ ऑफ एक्स, ये जिस भी एक्स पर अल्फा बनता है या जिस भी एक्स पर ये बीटा बनता है, कौन? एफ एक्स, ठीक है ना? अब जैसे लेट्स से अल्फा और बीटा अपने पास नंबर है, लेट्स से अल्फा इज 2 एंड बीटा इज 7, तो मैंने y इक्वल्स टू 2 लाइन प्लॉट करी, है ना, y इक्वल्स टू अल्फा लाइन, तो ये जो x वैल्यूज हैं ये मुझे f ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के सोल्यूशन मिले ना, एंड सिमिलरली मैंने y इक्वल्स टू बीटा लाइन प्लॉट करी, तो ये जो x वैल्यूज हैं ये भी मुझे f ऑफ एफ एक्स इक्वल्स टू 0 के सोल्यूशन मिले। एज y इक्वल टू बीटा पे fx की वैल्यू वो हो जाएगी ये हाँ, जिन भी x पर कट करता है ये जैसे x नॉट है, अच्छा यहाँ पे मैं समझ गया, यहाँ पे fx की वैल्यू बीटा है, तो f ऑफ fx की वैल्यू 0 हो जाएगी, समझ ठीक बात, ये थॉट है, ठीक है। अब हमको ये दे दिया कि आपको क्या करना है, आपको एग्जैक्टली 3 डिस्टिंक्ट रूट चाहिए। अभी आपने देख लिया कि अगर अल्फा और बीटा मैं ड्रॉ करता हूं, y इक्वल्स टू अल्फा लाइन एंड y इक्वल्स टू बीटा लाइन, मैं क्या चाहता हूं कि मैं 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन चाहता हूं, ठीक है ना? तो मैं ये चाहूंगा ना कि जो स्मॉलर रूट है इसका, द स्मॉलर रूट, वो ये जो इसकी मिनिमम वैल्यू बन रही है fx इक्वल्स टू उसके इक्वल हो, एग्जैक्टली, माइनस डी बाई 4 के इक्वल हो। हाँ, यानी इसका मतलब ये हुआ f डैश एक्स टू एक्स माइनस 3 पे हो रहा ना, माइनस 3 पे, है ना, तो इसका मतलब हुआ f ऑफ माइनस 3 कितना आया, f ऑफ c माइनस 9, ठीक है। तो ये जो स्मॉलर रूट है इसकी मिनिमम वैल्यू के बराबर हो जाए, क्यों हो जाए? अब देखो, अब अल्फा आप क्या कर रहे हो, अल्फा आप c माइनस 9 ले रहे हो, जब आप y इक्वल्स टू अल्फा लाइन प्लॉट करोगे ना, तो y इक्वल्स टू अल्फा लाइन इसको एक पॉइंट पर टच कर जाएगी, ठीक है ना, तो ये मुझे एक सॉल्यूशन मिलेगा यहां से। एक सेकंड में ये c माइनस 9 पे मिस कर गया, ये कैसे हुआ? c माइनस 9 कैसे? ये मैंने डिफरेंशिएट कर x की वैल्यू निकाल ली कि जहां मतलब वही एब्सिसा निकाल लिया वर्टेक्स का, तो 2x प्लस 6 बराबर 0, तो दैट इज x इक्वल्स टू माइनस 3। वर्टेक्स ये निकाल रहा हूं ना, ये पॉइंट, ये पॉइंट निकाल, ये डेरिवेटिव कहां पर 0 हो रहा है, इसका मिनिमम वैल्यू पैराबोला कहां ले रहा है, x और ऐसे ही तो x इक्वल टू माइनस 3 आ गया, ठीक है। हमने माइनस तो f ऑफ माइनस 3 पर ये जो वैल्यू है, वो मैं समझ गया था सर, मैं कह रहा हूँ c, अच्छा c, ओके ओके ओके, ये जो पॉइंट है ना, गुड, समझ में आया? तो ये पॉइंट इसमें लिख दिया, c के टर्म्स में लिख दिया, एग्जैक्टली ये जो ये पॉइंट है ना, ये माइनस 3 कमा c माइनस 9 आ रहा, y वैल्यू इसकी c माइनस 9 है। तो अगर मैं कह दूं कि जो स्मॉलर रूट है ना, वो अल्फा जो है वो c माइनस 9 के बराबर हो गया, तो जब अल्फा c माइनस 9 के बराबर हो गया, तो y इक्वल्स टू अल्फा लाइन आप प्लॉट करोगे तो यही तो लाइन बनेगी, हाँ जी, है ना? बिल्कुल बनेगा। जब फिर उसके एक पॉइंट पर टच करेगी, बीटा कोई भी अल्फा से बड़ा है ना, अल्फा से बड़ा कुछ भी हो वो तो हमेशा दो पॉइंट पर कट करेगा ही। तो एक तो सॉल्यूशन ये बना, एक ये बना और एक ये बना, तो 3 डिस्टिंक्ट सॉल्यूशन हो गए ना। तो दैट मीन्स अब प्रॉब्लम क्या है, अभी देख लिया कि स्मॉलर रूट जो है, स्मॉलर रूट मस्ट कोइंसाइड विद द मिनिमम वैल्यू ऑफ द पैराबोला, यानी c माइनस 9 आपका रूट बनना चाहिए, ठीक है। तो आप c माइनस 9 स्क्वायर्ड प्लस 6 टाइम्स c माइनस 9 प्लस c इक्वल्स टू 0, इसको सॉल्व करके 2 वैल्यूज आएंगी c की, c1 c2, हमें वो वैल्यू सेलेक्ट करनी है जो c माइनस 9 को मिनिमाइज करती हो। सर निकाल ही लेते, शायद एक बार निकाल लेते। हाँ कर लेते हैं, इट इज c स्क्वायर्ड माइनस 18c 6c माइनस 12c, एक उधर भी आएगा ना, 11 हो गया, 11c और 81 एंड माइनस 54 50 27 24 है ना, 27 आएगा सर, 27 कैलकुलेशन देख ले, 81 एंड 54 9 का मल्टीपल होना चाहिए। सो दिस इज 9 इंटू 20 नहीं, ऐसा तो ये नहीं, गलत है क्या? 81 और ये आ गया 18 कितना बन रहा है, 12 अच्छा 12 और 13 शायद होगा, 13 होगा शायद, ये नहीं यहाँ पर क्या आ रहा है, 20 121 एंड प्लस 7, ये तो सही है, ये सही है, कांस्टेंट टर्म 81 माइनस 54 10 19 आ रहा है ना, 13 ये आ रहा है ना, आ रहा होगा ठीक है। ये आ रहा है। तो इसका मतलब मेरे पास में C1 तो आया
11 माइनस रूट 13 बाई 2 और एक आया 11 प्लस रूट 13 बाई 2। बट मैं तो ये कह रहा हूं ना कि मैं वो सी की वैल्यू एक्सेप्ट करूंगा जिस पर ये मिनिमाइज हो रहा हो, ठीक है ना। तो इट विल बी लाइक 11 माइनस रूट 13 बाई 2, ये बनेगा ना। करें सर, कंटिन्यू करें। 5वां क्वेश्चन, अपना टाइमर पार्ट ऑफ अ चैलेंज। देयर आर 6 फेयर 6-sided डाइस। सर आप एक बार समझा रहे हो बच्चों के लिए। इसके अंदर जैसे ऑर्डिनरी डाइस होती है ना, फेयर डाइस लूडो वाली, ऐसी 6 साइडेड डाइस हैं और उनको रोल किया गया एक बार, और उन डाइस के ऊपर जितने भी नंबर्स आ रहे हैं टॉप फेस पे, उन सब का सम 7 से डिविजिबल हो, इसकी प्रोबेबिलिटी पूछी है। Sum of values on the top faces is divisible by 7। एक बार मैं चालू कर दो। मुझे ऐसा लग रहा है ये मैं शायद ना कर पाऊँ। एक कोशिश करके देखें, अगर जो सम होगा उसकी मिनिमम वैल्यू जो होगी वो होगी, इसको ऐसे नहीं लिखते हैं, इसको ऐसे लिखेंगे, इनइक्वालिटी। सम होगा, मिनिमम वैल्यू विल बी 6 नहीं, नो 6 है ना, 6 है, एंड मैक्सिमम वैल्यू विल बी 36। एक तो ये बात है। अब मुझे बेसिकली डिविजिबल बाय 7 चाहिए, तो जाहिर सी बात है एक नंबर है 7, 14, 21, 28 और 35, ये 5 नंबर है। अब इन 5 नंबर्स के आने की प्रोबेबिलिटी चाहिए। यहाँ तक सर मैं सही, मतलब क्वेश्चन को समझ सही रहा हूँ ना? हाँ, समझ सही रहा। इनको ये आ जाए, इसकी प्रोबेबिलिटी चाहिए कि 7 आ जाए प्रोबेबिलिटी, P7 प्लस P14 ऐसे ऐसे करके, और बस हमारा आंसर आ जाए। P7 कैसे आएगा? 7 तो इजी है। 35 यार, ये नहीं, ये सब ऐसे निकालने को तो 6 के निकाल के हो ही जाएगा, बट आई थिंक दैट्स नॉट द वे। और क्या तरीका है? वो लंबा जाएगा सर जो मैं वो करूँगा अगर, तो हो जाएगा, वो भी हो जाएगा, एक पेज पे ही हो जाएगा अगर करना है इस पर ना, तो वो मैं कर देता हूँ, वो तो मैं कर ही देता हूँ। अगर 7 सम चाहिए 6 डाइसेस का, तो हमें 1 पे 2 होना चाहिए, बाकी सब पे 5 होना चाहिए, और कोई तरीका नहीं है, ठीक है। तो 1 पे 2, अब ऐसी चीज़ कितनी बार होगी? 1 पे 2 आना 6 डाइस में 6 टाइम्स, और बाकियों पे 1 आना, और बाकी वो तो इंडिविजुअल पे जो भी है वो हो गया 1/6 की पावर 6। क्या ये सही है सर? ठीक है ना सही, मतलब ये कि 7 आने की प्रोबेबिलिटी इतनी है ना। ओके, अब आ गया 14 आने की। कैसे? अब ये मुश्किल होता जाएगा। 14 अभी तो बहुत मुश्किल हो जाएगा। हाँ, वेरी गुड, थैंक यू वेरी मच। 35 की प्रोबेबिलिटी सेम क्यों है? क्योंकि जितनी बार हाँ, तो सेम होगा, ठीक है। मुझे ऐसा क्यों लग रहा है कि क्या पता ये बाइनोमियल के टर्म्स हो, क्या पता नहीं क्यों। चलो ऐसे करते हैं, कोई भी 6 नंबर होते हैं अगर उनका सम में गिवन है, चूज करने हैं, ऐसे कैसे? बाकी तो मैं कर लूँगा। हाँ, बहुत बढ़िया भाई, बहुत बढ़िया। मैं 14 एक बार ट्राई करता हूँ, क्योंकि अगर 14 नहीं हुआ ना तो फिर ये इस अप्रोच से क्वेश्चन बहुत लंबा हो जाएगा, और लंबा करने का फ़ायदा नहीं है। 14 में कैसे बनेगा यार? 1, चलो 1 1 1 1, अब कितना बचा? 10, तो 5 5 जैसे, पर ऐसे अब 4 6 6 4, ठीक है, दैट्स इट। बट अब मैं क्या करूँ? अब मैं 2 2 2 2 1 1, ये क्या बात हुई यार? ये तो मैं करते रह जाऊँगा।
और जो भी कहो, हर चीज़ में 1/6 की पावर 6 जरूर आ रहा है। और उसके बाद कुछ यहाँ पे कुछ नंबर होगा। गिव अप है सर, पर मैं 1 मिनट पूरा लेना चाहूँगा, 5 मिनट तक मैं ट्राई करूँगा। हाँ, कोई हैक सोचते हैं। कोई ना, ऑप्शन छोड़ो, कोई बात नहीं, छोड़ो, सुबह लाइट लेते हैं और एक बार ये देख लेते हैं बस। वैसे एक मिथ है कि एमसीक्यू है तो इजी होगा। अरे एमसीक्यू आने वाले, मम्मी आप फिक्र मत करो। बोर्ड के पेपर में अभी देर लगे तो बच्चे को छोड़े हम लोग सुबह 8 बजे का है, 8:30 7 में। अगर टाइम लगे तो छोड़ो तो 10 मिनट और। लो सर, आप लीजिए। नहीं, वो जो तरीका जो तुम कर रहे थे ना, हाँ जी, वो भी ठीक तरीका है कि आपने जैसे ये देख लिया कि 7, 14, 21, 28, 35 है ना। इसको तुम थोड़ा जैसे मार्किंग करके कर रहे थे, आप ऐसे भी सोच सकते हो कि 6 डाइस हैं और इस पे सम मुझे 7 लाना है। तो आप सोचो कि आपके पास में 7 तो नंबर है ना, डिस्ट्रीब्यूट करने हैं, और ये डाइस पर आने वाले नंबर्स हैं, पहली डाई पर जितना आया। और तो मेरे पास 7 आइडेंटिकल कॉइन्स, समझो आप 7 आइडेंटिकल कॉइन्स हैं। 7 1 रुपए के सिक्के। हाँ, 7 1 रुपए के सिक्के हैं और मुझे 6 लोगों में बांटने हैं और एक एक तो देना ही है। तो एक एक तो तुमने दे दिए और एक 7वां सिक्का बचा, तो तुमने कहा कि इन 6 में से कोई को भी एक को ले लो, उसको 7वां सिक्का दे देते हैं। तो ये तो हो गया 6C1 से, है ना। अब जैसे तुमको 14 के ऊपर बात करनी है, 14 पर बात करनी है, मतलब बेसिकली देखा जाए तो इस पार्टीशन डाल लें। इस इक्वेशन के आप नेचुरल सॉल्यूशन खोज रहे हो और कुछ नहीं है। तो आपने 6 तो दे दिए, जिसको हम लोग बैगर्स मेथड बोलते हैं, 6 तो दे दिए, आपके पास में 8 बच गए। 8 आइडेंटिकल कॉइन को आपको 6 लोगों में बांटना है, तो 5 डिवाइजर ऐड करके इट इज़ 13C5 सीधा जो आप बना रहे थे ना। 1 मिनट, वही ऐसा ही बना। 1 मिनट, मैं एक बात पूछ रहा हूँ, 8 आइडेंटिकल कॉइन को, हाँ, एक एक तो दे दिया ना आपने, एक एक तो दे दिया, ठीक है ना। अब यूँ सोचो ज़रा कि आपके पास में ये 8 आइडेंटिकल कॉइन्स है, ओके, और आपको इनको 6 पर्सन्स में बांटना है, 6 पर्सन्स में बांटना है। तो मान लो मैं 6 पर्सन में बांटने का मतलब क्या हुआ, 5 टुकड़े, मतलब अगर मैं 5 ऐसा करता हूँ, 6 टुकड़े करने ना, 5 पार्टीशंस को 5 अरेंज कर दो। एग्जैक्टली। तो इन दोनों को अगर मैं अरेंज कर दूंगा, है ना, जैसे लाइक इस तरह से, ये हम लोग क्लास के अंदर स्टैंडर्ड तरीका है, इनको बता देते हैं। 1 2 3 हो गए, 4 हो गया, 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गया। नाउ दिस इज वन ऑफ द वे टू डिस्ट्रीब्यूट, है ना, कि x1 को 2 कॉइन और चले गए, x2 के पास में 1, x3 के पास x4, x5, x6 के पास 0। इस पे हम सर ये कैसे इंश्योर करते हैं, ये मेरे को हमेशा डाउट रहता है अपनी तैयारी में, क्योंकि मेरा वीक चैप्टर था, ये कैसे इंश्योर करते हैं कि 2 पार्टीशन साथ में नहीं है? करो ना, पार्टीशन साथ में आने दो ना, कोई दिक्कत थोड़ी है। लो, सारे पार्टीशन को साथ में आने दो। अच्छा, गॉट इट, समझ गया, क्योंकि हमने एक तो दे दिया सबको। अब देखो, अब हमारे को ये ध्यान रखना है कि xi जो है ना, अब इस मेथड से जाने में जो प्रॉब्लम्स आती हैं ना, उनको हम देख लें कि इसके अंदर हम लोअर बाउंड तो कवर कर लेते हैं, एक एक कॉइन दे देते हैं। अब जैसे मैंने एक एक कॉइन दे दिया, तो 6 कॉइन दे दिए, मेरे पास में 8 कॉइन बच गए थे, ठीक है। 8 कॉइन को जब मैं इन 6 लोगों में 5, 7 1 भी एग्जैक्टली वो मैं 5 जो दूंगा, 5 डिवाइजर लेके डिस्ट्रीब्यूट करूंगा 13C5, तो मानते हो ना कि इसके अंदर ऐसे भी तो साथ चले जाएंगे कि किसी को 7 या 7 से ज़्यादा मिल गए, जबकि डाइस के ऊपर तो 7 नंबर होता ही नहीं है ना। 6 भी अलाउड नहीं है इसमें, क्योंकि एक एक तो दे चुके हम। हाँ, 6 एंड मोर देन 6। हाँ जी, 6 एंड मोर देन 6। हाँ, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि xi जो है ना, वो 1 से 6 तक जा सकता है। अब तुम्हारे पास में जैसे 6 कॉइन आपने दे दिए थे, 8 कॉइन्स आपके पास में बच गए, है ना। अब जब 8 कॉइन आप बांटने गए, तो जैसा मैंने कहा कि ये हो सकता है कि एक तो ऑलरेडी दिया हुआ 6 और दे दिए, राइट। तो वो वेज मुझे इसमें से सबट्रैक्ट करने पड़ेंगे, ठीक है। अब जैसे मैंने कहा कि एक एक तो दे दिया मैंने,
8 कॉइन को मैं फ्रीली बांटने गया, अब मुझे डर लग रहा है कि यार किसी के पास में ना 6 कॉइन, 6 या 6 से ज़्यादा कॉइन ना चले जाए, तो मैंने इनमें से अब 6 कॉइन एक ही बंदे के पास में जा सकते हैं, 2 के पास तो जा नहीं सकते, 8 ही बचे हुए हैं। तो 6 वेज है। तो तुमने कहा कि 6 में से कोई एक पर्सन सेलेक्ट कर लो, ठीक है ना। एक पर्सन सेलेक्ट कर लिया और उसको 6 और कॉइन दे दिए, उसके पास ऑलरेडी एक कॉइन था, 6 और कॉइन दे दिए, इनवैलिड बना दिया और उसको वहाँ लाइन में बिठा भी दिया, ठीक है। अब तुमने 6 दे दिए तो 2 बच गए। अब इन 2 कॉइन को इन 6 लोगों में बांटना है, तो 5 डिवाइजर ले लिए, तो 7C2 वेज से जो बंदा बैठा हो उसको ज़्यादा भी तो मिल सकते हैं ना। 5 डिवाइजर माने 5 पार्टीशन। हाँ, 5 पार्टीशन लेने, तो 5 ही पार्टीशन है ना हमें, ठीक है ना। समझ रहे हो मेरी बात को? ये अब मैंने सही लिखा है ना? सही है मेरे हिसाब से, है ना। 13C5 एक बार चेक कर लेते हैं अपन। आपने एक एक कॉइन दे दिया, 6 दे दिए थे, 8 बच गए, 8 और 5 डिवाइजर लिए 13C5, उसमें से जो इनवैलिड वेज हैं वो घटाने पड़ेंगे। वो कौन से हैं कि किसी एक को लिया और 61 वेज से उसको 6 कॉइन और पकड़ा दिए, तो ऑलरेडी 6 दे दिए थे, 6 और पकड़ा दिए, 12 चले गए, 2 बच गए और 2 को फ्रीली बांटना है तो 5 ले लिए, 7C5, ठीक है, 7C2 और 7C5 एक ही बात। अब तुम देखो कि अब तुम थोड़ा मतलब 21 करोगे, थोड़ी कैलकुलेशन थोड़ी लेंदी होती जाएंगी। इस क्वेश्चन, ये तो है ट्रेडिशनल तरीका है, इसे सॉल्व कर सकते हैं। अब अगर थोड़ा अपन इस बात पे विचार करें कि सवाल जो क्या है कि भाई 6 साइडेड डाइस हैं, लेट्स से मैं तो एन डाइस पे ले रहा हूँ, एन डाइस है मेरे पास में और मैंने 6 साइडेड डाइस हैं और मैंने उनको रोल किया। क्वेश्चन यही है ना कि उन सब डाइस का जो सम है वो 7 से डिविजिबल होना चाहिए, राइट। तो मैं उस बात को कहता हूँ कि चलो उस बात की प्रोबेबिलिटी, लेट्स से दैट इज द Pn, मैं एन साइड पे कर रहा हूँ, एन डाइस पे, सॉरी एन डाइस पे कर रहा हूँ। अब एन डाइस पर सबका सम 7 से डिविजिबल हो, ध्यान से समझें, 7 से डिविजिबल हो। अगर मैं आपको कहूँ कि किन्हीं n-1 डाइस का सम 7 से डिविजिबल हो गया तो nth डाई पे कुछ भी आए, n डाई पे सम कभी भी 7 से डिविजिबल नहीं होगा, ठीक बात है ना। 1 से 6 होता है। तो अगर n-1 डाई पे सम, n-1 डाई के ऊपर जो भी टॉप फेस पे आई चीज़ें उनका जोड़ जो है सम अगर 7 से डिविजिबल हो गया तो nth डाई पे मेरे पास ऐसा कुछ नहीं है जो आकर n डाइस पे सम को 7 से डिविजिबल बना दे। तो सबसे पहले तो हमको इस बात पर विचार करना पड़ेगा कि इस इवेंट के होने के लिए n-1 डाई पे सम 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। n-1 डाइस पे सम 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। अब सपोज करो कि ये जो n-1 डाई है कोई से भी, उन पर जो सम है वो 7 से डिविजिबल नहीं है, तो इनके सम को 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर या 1 आएगा या 2 आएगा, 3, 4, 5, 6 यही आएगा ना, है ना। अगर मान लो इन n-1 डाई पे सम जो आया 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 1 आया, तो तू क्या कहेगा कि nth डाई पे क्या आना चाहिए, सर 6 ले आओ, 7 से डिविजिबल हो जाएगा, ठीक है ना। अगर रिमाइंडर 2 आया तो आप कहोगे सर 5 ले आओ, रिमाइंडर 3 आया सर 4 ले आओ, है ना। एक ही पॉसिबिलिटी है उधर उस nth डाई पे, nth डाई पे एक ही पॉसिबिलिटी, वो डिसाइडेड है, प्री डिसाइडेड है। तो हाँ नहीं, एक ही पॉसिबिलिटी, एक ही पॉसिबिलिटी है। जैसे इसके ऊपर मान लो 7 से n-1 डाई पे 7 से डिवाइड करने पर रिमाइंडर 6 आया तो आप कहोगे कि आप nth डाई पे 1 ले आओ, है ना। अब इस पूरी चीज को मैं यूं बोलता हूं कि सबसे पहले तो आपको क्या करवाना पड़ेगा कि n-1 डाई पे सम 7 से डिविजिबल नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो नहीं होना चाहिए का मतलब हो गया 1 माइनस Pn-1, n-1 डाई पे सम 7 से डिविजिबल नहीं है। Pn क्या था, n डाई पे सम 7 से डिविजिबल है ना। Pn-1 इज n-1 डाई पे सम 7 से डिविजिबल है, देयरफॉर 1 माइनस Pn-1 इज n-1 डाई पे सम 7 से डिविजिबल नहीं है, ये हो जाए और उसके बाद में 1/6 से वो नंबर आ जाए। तो दिस इज ऑल अबाउट एन डाइस का ये फार्मूला, ये हो गया। अब तुम जैसे, अब जैसे मैं आपसे कॉमन सेंस की बात है, अगर मैं P1 पूछूं तो P1 क्या होगा कि एक डाई को थ्रो किया, सम 7 से डिविजिबल होना चाहिए, सर इम्पॉसिबल इवेंट है, तो ये तो P1 तो 0 हो गया। जैसे ही P1 0 मिला यहां से मुझे मिलना शुरू हो गया कि अब आप P2 निकाल लीजिए, तो P2 क्या हो गया, 1 माइनस P1 इंटू 1/6 दैट इज 1/6। अब आप चाहो तो P3 P4 कितनी भी डाइस दे दे,
यू कैन रिकर्सिव रिलेशन से आप फाइंड कर सकते, P6 निकाल सकते हो। वाह। आई विल गो विद दिस मेथड, वो थोड़ा कैलकुलेशन ज़्यादा है। तो यहाँ पे मैं अपने वर्ड्स में बोलूँ जो मुझे समझ में आया, हमने एक तरह से एक सीक्वेंस डिफाइन कर दिया। ओके 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 हमने एन डाइस पे ही ले लिया, ओके रिकर्सिव रिलेशन से प्रोबेबिलिटी। यस, ये रिकर्शन है। हाँ हाँ ठीक है। ओके ओके, तो हमने कहा लास्ट में जो भी आएगा वो एक ही पॉसिबिलिटी होगी 6 में से। ठीक है, कोई भी एन के लिए लास्ट में एक ही पॉसिबिलिटी। तो हमने ये रिकर्सिव रिलेशनशिप निकाल लिया। अब हमने शुरू से शुरू किया और हम P6 तक बड़े आराम से पहुंच जाएंगे। ओ भाई वाह, ठीक है। कभी कभी हार के भी मज़ा आता है, पर मतलब सीखने को काफ़ी मिलता है। गुड वन। मुझे लगा था सर आप 6 क्वेश्चन लाए हो, 1-2 तो कर दूंगा, अभी तक एक भी नहीं हुआ है। कोई बात नहीं। नहीं, ये वाला तो हो ही गया था आपसे, ये बस स्टेप मार्किंग फाइंड द नंबर ऑफ, ये तो ये अलग है। ओके ये आप समझा रहे हो सर बच्चों को। आप एक क्वेश्चन क्या है, जो फर्स्ट 100 नेचुरल नंबर है 1 to 100, उसमें से आपको 7 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर सेलेक्ट करने हैं, और सिलेक्शन ऐसा होना चाहिए उन 7 नंबर्स का कि कोई भी 2 नंबर अगर आप पिक करो तो उनके बीच में डिफरेंस कम से कम 7 का हो। 100 नंबर है, चालू है, ठीक है। 100 ऐसे नंबर है, ठीक है। 7 डिस्टिंक्ट नेचुरल नंबर such that any two chosen natural numbers differs at least by 7। एक बार बस ये समझने के लिए मैं कहना चाहता हूँ, मान लो एक 1 है तो दूसरा 8 या ग्रेटर होगा और तीसरा 15 या ग्रेटर होगा। मतलब दिस कुड बी वन वेज में, मतलब बहुत सारे वेज होंगे, बट मैं एक 1 वे तो लिखूँ कम से कम समझने के लिए। तो 23, 30 एंड 5 हो गए 37, और एटलीस्ट है ना या ग्रेटर देन, एटलीस्ट है, ठीक है। और 44, दिस इज अ वैलिड वे सर। ये एक एन वेज में से एक वे है। ओके, तो क्वेश्चन समझ में आ गया मुझे। तो क्वेश्चन समझ में आ गया इस बात के, मुझे 5 में से एक नंबर मिलना चाहिए। ठीक है, ठीक है, ओके। नेचुरल नंबर्स, क्या इसको हम ऐसे कॉइन्स के वे में कर सकते हैं, डिस्ट्रीब्यूट? क्योंकि मेरे को 7 यार 100 पोजीशंस है, 100 पोजीशंस हैं, उनके बीच में 7 पार्टीशन डालेंगे तो 8 चीज़ें मिलेंगी। हमें तो 7 चाहिए, पर पार्टीशन डालने का क्या मतलब है? 100 चीज़ों में पार्टीशन डाल रहे हैं, तो मतलब उनके बीच का गैप बता रहे हैं हम। तो 100 नहीं है, 107 चीज़ें हैं, और उसमें हमें मिनिमम गैप चाहिए 7 का। तो उसके वे निकालें तो शायद बात बन जाए। तो एक बार ऐसे देखता हूँ, 100 पोजीशन है, उसमें मुझे 7 का 107 चीज़ें हो गई, यानी कि ओके 7 नंबर सेलेक्ट करने हैं और 7 का गैप चाहिए। 7 का गैप चाहिए, ये कैसे एनफोर्स करेंगे? तो 7 का गैप, जिन में 1 का गैप है, जिन में 2 का गैप है, 3 का गैप है, 4 का गैप है, 5 का गैप है, 6 का गैप, ये सब माइनस कर दूँ अगर। दिस कुड बी वन ऑफ द वेज। क्या ये आसान है लिखना? 7 का गैप, 100 चीज़ें, 107 चीज़ें हैं, उसमें मुझे 7, तो ये तो सीधा हो गया 107 सिलेक्ट करने, C
7, ये तो हो गए ऑल द वेज। इसमें से माइनस क्या करना है कि कोई भी एक गैप हुआ तो प्रॉब्लम है, तो यानी कि 6 पार्टीशन होगा उसके अंदर। तो एक का गैप होगा, 2 का होगा, 3 का होगा, एक का गैप हुआ, इसका क्या मतलब है? एक 107 होना चाहिए, 100 होना चाहिए। क्वेश्चन दिखाऊं? ये लो, मेरे को लग रहा है ये मैं कर दूंगा। मेरे को एक वो आ रही है फीलिंग, 4:30 हो गए, पर मेरे को 6:30 तक मैं कुछ ना कुछ क्लू निकालूंगा, मेरे को ऐसा लग रहा है। कर दूं भाई आगे? चलो, हाँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि कुछ ना कुछ हो सकता है इसमें। मैं अगर यहाँ पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 लिखूँ, 0 3 4 5 6 7 8 9 10, मुझे इस पे अगर मैंने बस यहाँ पे एक पॉइंट चूज़ कर लिया और एक और पॉइंट चूज़ कर लिया और इनके बीच में तो बेसिकली दे आर 100 ऑब्जेक्ट्स। ऐसे बोलता हूँ उसको कि 7 वेकेंट प्लेसेस एंड 7 ऑक्यूपाइड प्लेसेस, 93 वेकेंट प्लेसेस, ऐसे सोचता हूँ उसको। तो फिर अब क्या आएगा? 7 ऑक्यूपाइड प्लेसेस, 93 वेकेंट प्लेसेस, तो 100 सी, मुझे 7 ऑक्यूपाइड प्लेसेस सिलेक्ट करने हैं। ये हो गए ऑल पार्टीशंस। अब मुझे ऐसे चाहिए 2 कंसेक्यूटिव हो, जिसमें जब मैं 2 कंसेक्यूटिव बोलता हूँ तो बेसिकली दैट मीन्स 6 ऑब्जेक्ट्स और 99 प्लेसेस। ठीक है, तो क्या यहाँ पे 99C7 होना चाहिए? ओके, इज दैट फाइन? आई गेस। और एक मिनट, इसको साइड करना है। अब यहाँ पर फिर ऐसे ही, हाँ, किसी में भी एक गैप होगा तो प्रॉब्लम हो जाएगी। फिर 2 गैप है किसी में, तो क्या होगा? मान लो एक गैप तो मतलब कंसेक्यूटिव हो गया, 2 गैप मतलब बीच में एक है, तो ये एक यूनिट ले ली, ये हो गई, यानी हमने 3 पोजीशन खा गए। हम 3 पोजीशन खा गए और 2 ऑब्जेक्ट खा गए। वो वर्टिकल नहीं है, वो लीनियर ही है वो। हाँ, नहीं वो ग्रिड नहीं है, वो हॉरिजॉन्टल ही है। वो उससे फ़र्क नहीं पड़ रहा, मुझे नहीं लगता फ़र्क पड़ता उससे। वो लाइन लीनियर ही है। 3, हाँ, मैं क्या कह रहा था, सॉरी, वापस आते हैं। हाँ, तो मैंने क्या किया, ये 2 ऑब्जेक्ट है मेरे, ये 2 ऑब्जेक्ट हैं और बीच में एक वेकेंट प्लेस है, इसको मुझे पूरे पे घुमाना है। तो बेसिकली मैंने 3 पोजीशंस खाई हैं, 2 पोजीशन कम हो गई, यानी 98 सी। और ऑब्जेक्ट कितने कम हुए? ऑब्जेक्ट, ये तो 6 होना चाहिए था ना, अगर ये 7 है तो 98C5। तो क्या ऐसे पैटर्न पे ही चले? एक बार और देख लेते हैं। मान लो अगर ये है, ऐसे ही होना चाहिए, और क्या होना चाहिए? पर ये तो 1 है, क्या पता किसी में 2 हो, पर 2 वाले 1 में आ जाएंगे, मेरे ख्याल से आ जाने चाहिए। मैं एक आंसर दे रहा हूँ, आई डोंट नो वो सही है या गलत है। 4 और ऐसे कर करके, ओके 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 ओके, कहाँ गया वो? अच्छा, ये रहा। और आगे चलते हैं, हो सकता है मैं गलत हूँ, और ठीक है। माइनस, फिर ये बेसिकली क्या है, 1 के, एक ये क्या था, ये 6 था, ये 1 के गैप वाले, ये 2 के गैप, 3 के गैप, इसमें 4 का गैप होगा, तो ऐसे 197C3, इसमें 5 का गैप होगा, तो 97 नहीं 96 हो जाएगा, ये 95 हो जाएगा, C2, और फिर हो जाएगा 94C1। कितना हो गया? ये था ऑल 6, ये
1 का गैप, 2 3 4 5 6, ये आंसर है मेरा। ये सही है सर, ये गलत है? सही लग तो नहीं रहा। सही नहीं लग रहा। इसकी एक बार वैल्यू बता दोगे यार? नहीं, इसको अपन ये देख सकते हैं ना कि NCR जो है, हाँ जी। NCR इज n-1 CR-1 प्लस NCR-1, यही होता है ना। ओके, तो ये माइनस तो करेंगे। अगर आप इसको ऐसा लिख दो कि NCR माइनस n-1 CR-1 इज NCR-1, देख लेते हैं। तो दिस इज 100C7 माइनस 99C6, तो ये आपका आ गया 100C6। आगे नहीं। फिर आगे दिक्कत हो गई ना। ये वैल्यू कैलकुलेट कर दो यार। नहीं, वैल्यू मुझे लगता नहीं इसमें ये आना चाहिए। ओके, अप्रोच गलत है। एक्चुअली क्या है कि इसके अंदर जो ओवरलैपिंग है उसको आप कैसे करोगे? ओके, ओवरलैपिंग होगी इसमें, आई एम श्योर। हाँ, मैं समझ गया। आपने जब ओवरलैपिंग बोला, मुझे समझ, मैंने वो कहा था ना पहले एक बार कि मैं ओवर काउंटिंग अंडर काउंटिंग करता हूँ। वही मैं देख रहा था कि इसके अंदर ओवरलैपिंग कैसे की जाएगी। क्योंकि जब इधर 4 है, इधर मान लो किसी का इधर कोई भी गैप है, उधर भी कुछ हो सकता है, मैंने तो बस माइनस कर दिया। इनमें ओवर काउंटिंग होगी। ये नंबर मेरे ख्याल टोटल नंबर ऑफ वेस्ट से कम आएगा। बट अगर मैं इसको सिंपली मतलब ऐसे सोचूं कि गैप बनाने के अंदर तो थोड़ा मुश्किल लग ही रहा है कि गैप से तो दिक्कत होएगी ही होएगी। आप तो ये सोचो ना कि 1 से 100 तक आपको ये नेचुरल नंबर लेने हैं। लेट्स से A1 A2 A3 A6, कितने 7 लेने हैं ना, A7, ये नेचुरल नंबर लेने हैं। और कोई से भी दो नेचुरल नंबर के अंदर जो डिफरेंस है कम से कम 7 का होना चाहिए। तो मैंने इसको क्या किया, मैंने कहा कि एक काम करते हैं, इसको हम लोग यूँ समझ सकते हैं 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस। लेने तो A1 से A7 है, मैं सोच रहा हूँ डिस्टिंक्टनेस का ध्यान रखते हुए 7 का कम से कम डिफरेंस कर देता हूँ। पहले ही 7 का डिफरेंस कर देता हूँ। मैंने कहा कि B1 ले लो, एक B2 + 6 ले लो। B1 और B2 अगर डिफरेंट हुए तो इन दोनों में कम से कम 7 का डिफरेंस तो आ ही गया। ऑफकोर्स मैं B2 को B1 से बड़ा मान रहा हूँ। ओके, ठीक है, ओके, यहाँ तक बात समझ में आई। फिर मैंने कहा B3 + 12 ले लो। समझ गया। इसको माइनस करेंगे तो हाँ समझ गया। ठीक है, नेक्स्ट। B4 गिवन है कि + B2 Bn इज ग्रेटर देन Bn-1, ये गिवन है। 18 24 और 30 30 36 36। तो मैंने कहा कि इनकी बजाय मैं B1 B2 B7 ले लूँगा। ओके, और इस रिलेशन से आपको बता दूंगा कि ये मेरा A1 A2 A3 A आ गया। अब B7 + 36 जो है ये ज़्यादा से ज़्यादा आपका 100 तक जा सकता है, है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि 64 B1 B2 B7 का 1 से लेकर 64 के अंदर कोई से भी 7 नंबर सेलेक्ट कर लो, 64 C1, and call them B1 B2 B3 B4 B5 B6 and B7, and by this rule you get A1 A2 A3 A7. ये आंसर है। That's it. समझ रहे हो 1-to-1 कॉरेस्पॉन्डेंस से कि आप पहले 64 में से कोई से 7 नंबर ले लो, तो मुझे कोई से 7 नंबर दो ना, 2 8 कोई से 7 कंसेक्यूटिव दे दो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है। अगर इफ़ यू टेल मी कि सर ये मैंने नंबर दिए 2 3 4 5 6 7 and 8, ये मैंने मेरे साथ आए, ये BIs आए हैं, तो मैं कहूँगा ठीक है यहाँ पर बिठा दो, इनको यहाँ पर बिठा दो। It looks like cheating. सिंपल है। भाई सर, ये बच्चा कैसे सोचेगा सब? ये हम बताते हैं बच्चे को, सोचना सिखाते हैं कि यार ऐसे अगर तू करेगा तो इजी पड़ेगा। अगर हम सोचें कि जैसे 7 नंबर लेने हैं, वो कंसेक्यूटिव ना आए, बीच में 7 का कम से कम गैप हो, तो उससे भी कर सकते, थोड़ा लेंदी हो जाएगा, इससे ज़्यादा इजी हो जाता है। तो ये था भाई, मेरे 0 नंबर आए 6 में से, बट मुझे
आपने ट्राई अच्छा किया, सभी सभी ट्राई करने के लिए 100 नंबर। ट्राई करने के पूरे नंबर है इसको। तो ये है, बट मुझे बहुत मज़ा आया। मज़े मतलब आई वुड गिव इट 247 आउट ऑफ 100 ऑन द फॉर द फन ऑफ इट। एक मैं मज़े की बात ये सोच रहा था, देखो डेवलपर किसे कहते हैं, है ना। ये क्वेश्चन जो है, या देखो ये सर ने बनाया, देखो ठीक है। अब ये मेथड भी, ये हैक भी सर ने बनाया, इसको कहते हैं डेवलपर। एक होता है ना सिमुलेशन होती है, जैसे गेम किसी ने बनाई, उसमें खेलने वाले बंदे खेल रहे हैं, पर जिसने बनाई उसको पता है, मिशन भी पता है उसको, उसी ने सबको, उसमें हथियार भी उसी ने दिए हुए हैं। तो ये होता है डेवलपर कहते हैं जैसे। तो ये बड़ी बड़ी मतलब बढ़िया चीज़ है।